Hello guys, so in this video I am going to discuss overview of audit of public sector undertaking chapter। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में ये हम बेसिक्स के चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक्स में क्या बताया गया है? बेसिक में सबसे पहले बताया गया कि ये हमारे पीएसयू को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो पीएसयूज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है? डिपार्टमेंटल वाइज पीएसयूज़, कॉरपोरेशन वाइज पीएसयूज़ और थर्ड इज एक डिपार्टमेंट वाइज हो जाएगा, एक कॉरपोरेशन वाइज हो जाएगा, एक हमारी गवर्नमेंट कंपनीज हो जाएंगी। ठीक है, तो पीएसयू को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिपार्टमेंटल वाइज पीएसयूज़, गवर्नमेंट कंपनीज, कॉरपोरेशंस। ठीक है, डिपार्टमेंटल वाइज पीएसयूज़ कौन कौन से होंगे? रेलवेज, इसके बाद आएंगे रेलवे हो जाएगा और आपके पोस्टल सर्विसेज हो जाएंगी। तो इस तरीके की जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज, उनको हम डिपार्टमेंटल वाइज पीएसयूज़ बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आएंगी गवर्नमेंट कंपनीज और थर्ड में आ जाएगा हमारा कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन में हमारा क्या आएगा? एलआईसी आएगा, यूटीआई आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कि पीएसयू को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पीएसयू को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डिपार्टमेंट वाइज पीएसयूज़ और कॉरपोरेशंस, और इसके बाद हमारा आ जाएगा गवर्नमेंट कंपनीज़। डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज़, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनीज़ हम जानते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का 50% और मोर देन 50% जो है वो स्टेक हो, तो ऐसी कंपनीज़ को हम गवर्नमेंट कंपनीज़ बोलते हैं। ठीक है, याद रखना यहाँ पे 51% बोला गया है। ठीक है, मैंने 51% ही बोला था आई थिंक। ठीक है, तो 51% या 51% से ज़्यादा स्टेक होगा तभी वो कंपनी जो है वो गवर्नमेंट कंपनीज बनती हैं। किसका ये स्टेक होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोथ, एंड इसमें लोकल अथॉरिटीज़ भी कवर होती हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच not less than 51% paid up share capital is held by central government or by state government or partially by central government or partially by state government and partially by one or more state government and include a company which is a subsidiary of such government companies। तो ये याद रखना, गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं जहाँ पे 50% या उससे ज़्यादा का स्टेक हो गवर्नमेंट का। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिल करके, या सिर्फ स्टेट भी हो सकती हैं। इसके बाद जो गवर्नमेंट कंपनीज़ की सब्सिडरी और एसोसिएट होती हैं, ठीक है, सब्सिडरी को इंक्लूड किया गया, एसोसिएट को नहीं। ठीक है, जो सब्सिडरीज होती हैं उन कंपनीज़ को भी हम गवर्नमेंट कंपनीज ही बोलते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज़ की सब्सिडरी कंपनीज़ को भी हम क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनीज ही बोलेंगे। अभी तक यहाँ पे इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सके। ठीक है, इन इंडिया पीएसयू ऑडिट इज़, ये होता है कि पीएसयू ऑडिट क्या होता है? कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि हम लोग इंटरमीडिएट से भी पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें वो पता है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की ऑडिट कौन करता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की ऑडिट कैग करता है। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद इन इंडिया पीएसयू ऑडिट इज़ परफॉर्म्ड बाई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया थ्रू इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटिंग and account department. Number of organizations subject to audit of CAG is very large. This include, यहाँ बोला in India PSU audit is performed by Comptroller and Auditor General of India through Indian Audit and Account Department। जो Indian Audit और Account Department है उनके थ्रू इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, Number of organizations subject to audit of CAG, बहुत नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सब्जेक्ट टू ऑडिट ऑफ कैग। तो इज़ वेरी लार्ज, इसका मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी ऑडिट कैग के थ्रू होती है उनका नंबर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा। कैग किसकी ऑडिट करेगा? कैग जो होता है गवर्नमेंट ऑडिट ही करता है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज़ की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, गवर्नमेंट ये कॉर्पोरेशंस की ऑडिट कैग करता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ले लेगा, ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑफिसेज इंक्लूडिंग रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस। ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑफिसेज, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होती हैं और जो भी ऑफिसेज होती हैं उनको ये कवर करता है। ठीक है, पब्लिक कॉमर्शियल इंटरप्राइजेज
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हो, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ठीक है। तो पब्लिक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हो, इन सब की ऑडिट किसके थ्रू होती है? इन सब की ऑडिट जो होती है वो कैग के थ्रू की जाती है। इसके बाद पब्लिक कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, एग्जाम्पल गवर्नमेंट कंपनीज हो सकती हैं, ठीक है। इसका है नॉन कॉमर्शियल ऑटोनोमस बॉडीज़, नॉन कॉमर्शियल ऑटोनोमस बॉडीज़ एंड अथॉरिटीज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे कोई भी आपके अथॉरिटीज़ या बॉडी है जिनको स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट ने होल्ड किया हुआ है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसी को कवर किए, उनकी ऑडिट भी कैग के थ्रू ही की जाती है, ठीक है। इसके बाद आएगा अथॉरिटीज़ एंड बॉडीज़ सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम यूनियन और स्टेट रेवेन्यूज़। ऐसी अथॉरिटीज़ या बॉडीज़ जिनको क्या किया गया है? फाइनेंस किया गया है यूनियन और स्टेट रेवेन्यूज़ के थ्रू, तो ऐसी कंपनीज़ की भी ऑडिट कौन करेगा? कैग करेगा, ठीक है। तो हम इनडायरेक्टली इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ठीक है, अपने रेवेन्यू के थ्रू, अपने फंड के थ्रू, अपने स्टेक्स के थ्रू, किसी भी तरीके से जो गवर्नमेंट प्रमोट करती है, जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वो उन ऑर्गेनाइजेशंस की ऑडिट जो होता है वो कैग करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा एज पर कंपनीज एक्ट 2013, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कैग हैज़ पावर टू डायरेक्ट, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी की बात की जा रही है, ठीक है। इसके बाद कैग हैज़ पावर टू डायरेक्ट ऑडिटर the manner in which account of company are audited, and auditor shall submit audit report which include direction issued by CAG, action taken thereon and its impact on account and financial statement of company। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे पहली बात हमें ये याद रखना है कि गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट कैग करता है, ठीक है। कैग खुद जाके तो करेगा नहीं, वो क्या करेगा? अपने थ्रू किसी ऑडिटर्स को अपॉइंट करेगा, उनके पास ऑडिटर्स की लिस्ट होती है, उस लिस्ट में से वो क्या करते हैं? ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। अब उस ऑडिटर को उस डिपार्टमेंट की, उस कॉरपोरेशन की, उस कंपनी की ऑडिट करने का डायरेक्शन भी कैग ही देती है, ठीक है। इसके बाद वो ऑडिटर क्या करेगा? जब वो अपने रिपोर्ट को इशू करेगा तो वो बताएगा कि कैग ने हमें ये डायरेक्शन दिया था, इस पर हमने क्या काम किया है, इसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे फाइनेंशियल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है। डायरेक्शन बताना है, उस पर आपने एक्शन लिया है कि नहीं लिया है ये बताना है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये बताना है, ठीक है। डायरेक्शन कैग देगा, रिपोर्ट भी कैग को ही इशू किया जाएगा। रिपोर्ट में डायरेक्शन, इम्पैक्ट और एक्टिविटीज़, एक्शंस, ये 3 चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। अभी तक इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो एग्ज़ाम में पूछा जा सके। मुझे तो लगता है कि ऑब्जेक्टिव में भी इसमें कुछ भी नहीं बनेगा, बहुत ही बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। बस कैटेगरीज याद रखना, कैटेगरीज हो सकता है, ठीक है। तो कैटेगरीज वो ज़्यादा होता है कि 3 कैटेगरीज है, बाकी जनरल चीज़ें जो कि हमने इंटरमीडिएट में भी पढ़ी हुई है। कैटेगरीज 3 है, डिपार्टमेंट वाइज, कॉरपोरेशन एंड कंपनीज, ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कैग एंड कमिटी। कैग एंड कमिटी में हमको क्या देखना है? C&AG स्टेटस एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। C&AG स्टेटस, कैग का क्या स्टेटस है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 148 to 151 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिवन स्पेशल स्टेटस ऑफ कैग। आर्टिकल 148 to 151 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिवन स्पेशल स्टेटस टू कैग एंड सेफगार्ड हिज इंडिपेंडेंस, ठीक है। 148 क्या आएगा? अपॉइंटमेंट ऑफ कैग बाय प्रेसिडेंट एंड सैलरी एटसेट्रा, कैग बाय प्रेसिडेंट एंड सैलरी एटसेट्रा टू बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि सेक्शन 148 क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन 148 to 151 है वो कैग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है, कैग को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। 148 क्या बताता है? 148 में बताता है कि ये बताओ कैग का अपॉइंटमेंट कौन करता है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बहुत इजी ऑब्जेक्टिव है, इंटरमीडिएट लेवल पे इंपॉर्टेंट था पर फाइनल लेवल पे आई डोंट थिंक सो कि इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो कैग का अपॉइंटमेंट कौन करता है? कैग का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। सैलरी वगैरह कौन डिसाइड करता है? सैलरी वगैरह पार्लियामेंट डिसाइड करती है। याद रखना, कैग का अपॉइंटमेंट भी सेक्शन 148 में बताया गया है कि कैग का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है और इसकी जो सैलरी वगैरह होती है वो कौन डिसाइड करता है? ये पार्लियामेंट के थ्रू डिसाइड होता है, ठीक है।
टू कैग एंड सेफगार्ड हिज इंडिपेंडेंस। पार्लियामेंट स्पेशल प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ कैग ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। ठीक है, क्या बोला है, स्पेशल फीचर्स फॉर रिमूवल ऑफ कैग। हम कैग का रिमूवल कब कर सकते हैं, कुछ चीज़ें याद है ना। कैग का अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैग का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। सैलरी वगैरह कौन डिसाइड करता है, कैग का सैलरी वगैरह पार्लियामेंट के थ्रू डिसाइड होता है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या देखना है, इसके बाद हमें देखना है कि कैग का रिमूवल एक स्पेशल फीचर, एक स्पेशल प्रोसीजर्स के थ्रू होता है, और उस स्पेशल प्रोसीजर्स में हमको ये बताना है कि जो मिसबिहेवियर के थ्रू और इनकेपेसिटी हुई तभी इसका रिमूवल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। मिसबिहेवियर और क्या होगा, इनकेपेसिटी, इसे दो केस में जो है वो हम कैग को रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज हम कैग को रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, सैलरी वगैरह कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट करेगी। और इसके बाद हमें नेक्स्ट में ये ध्यान रखना है कि कैग का रिमूवल जो था वो इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर के केस में ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। फिर हमें देखना है परफॉर्म सच ड्यूटीज़, सेक्शन 148 में इतना ही बताया गया है। ठीक है, अपॉइंटमेंट, सैलरी और रिमूवल। इसके बाद आएगा 149 में हमको क्या देखना है, परफॉर्म सच ड्यूटीज़। 149 जो वो ऐसी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है, परफॉर्म सच ड्यूटीज़ एंड एक्सरसाइज सच पावर एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर कैग एक्ट 1971। ठीक है, परफॉर्म सच 149 में परफॉर्म सच ड्यूटीज़ एंड एक्सरसाइज सच पावर। कैग जो थे वो ऐसी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा और ऐसे पावर को एक्सरसाइज करेगा, एंड एक्सरसाइज सच पावर एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर कैग, जो कि कैग के अंदर प्रिस्क्राइब किए गए हैं, प्रिस्क्राइब्ड अंडर कैग एक्ट 1971 हो जाएगा। ठीक है, परफॉर्म सच ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज सच पावर एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर कैग एक्ट 1971। ठीक है, 150 में क्या लिखना है, सच पावर एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर कैग 1971। तो कैग कौन कौन सी ड्यूटीज़ और कौन कौन सी पावर को प्रिस्क्राइब करता है, कैग जो था वो कैग एक्ट 1971 के अंदर जो ड्यूटीज़ बताई गई हैं उसी को फॉलो करता है। ठीक है, इसके बाद आएगा ऑन, अब इसकी ये 149 में बताया गया उसकी ड्यूटी, 148 में अपॉइंटमेंट, सैलरी, रिमूवल, 149 में ड्यूटीज़ बताई गई। ड्यूटीज़ क्या होगा, उनकी सारी ड्यूटीज़ कैग एक्ट 1971 में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा 150 में क्या देखना है, सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन है 148 से लेकर 151 तक का जो सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कैग के थ्रू कवर है। 148 में अपॉइंटमेंट, सैलरी, रिमूवल, 149 में ड्यूटीज़, 150 में ऑन कैग एडवाइस। कैग की एडवाइस पे क्या होगा, प्रेसिडेंट टू प्रिस्क्राइब फॉर्म इन विच अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट शैल केप्ट। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करेगा वो फॉर्म जिसमें अकाउंट ऑफ यूनियन और स्टेट जो होता है उसका अकाउंट रखा जाता है। ठीक है, फिर सेक्शन 151 ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, 151 जो है वो ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट शुड बी सबमिटेड टू ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग। कैग का जो ऑडिट रिपोर्ट होता है वो ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट शुड बी सबमिटेड टू प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट और गवर्नर को सबमिट किया जाता है, सबमिटेड टू प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट एंड टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। कैग ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट शुड बी सबमिटेड टू प्रेसिडेंट। ये याद रखना कि कैग का जो भी रिपोर्ट होता है, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कैग जो भी ऑडिट रिपोर्ट कैग को इशू की जाती है, ठीक है, शुड बी सबमिटेड टू प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट। कैग क्या करेगा उसको, तो गवर्नर ऑफ स्टेट के गवर्नमेंट को, के गवर्नर को और या तो प्रेसिडेंट को टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट स्टेट प्रेसिडेंट एंड टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सबसे पहली बात, जो कैग का जो ऑडिट रिपोर्ट कैग को इशू की जाती है वो रिपोर्ट या तो प्रेसिडेंट के पास जाएगी या तो हमें किसके पास देना है, स्टेट के गवर्नर के पास भेजना है। प्लस इसको हमें क्या करना है, पार्लियामेंट में भी प्रेजेंट करना होता है। और इसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बैठती है उसमें भी हम क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कैग शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 6 ईयर्स। कैग कितने टाइम के लिए, यहाँ पे ऑडिट अपॉइंट, ये 2 पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट किसको इशू की जाती है, ऑडिटर्स कैग को देंगे। कैग किसको देगा, या तो प्रेसिडेंट को देगा, इसके बाद
या तो स्टेट के केस में वो गवर्नर को देता है, ठीक है। इसके बाद वो पार्लियामेंट में भी उसको प्रेजेंट करता है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसमें भी वो प्रेजेंट उसको करता है। तो याद रखना, ऑडिट रिपोर्ट जो कैग को इशू होता है वो प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ स्टेट के पास जाता है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव में भी उसको प्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद कैग शैल होल्ड ऑफिस, कैग कितने टाइम के लिए ऑफिस होल्ड करेगा, कैग शैल होल्ड ऑफिस फॉर द 6 ईयर, ठीक है, 6 ईयर्स और अप टू एज ऑफ द 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो ये याद रखना, कैग जो है वो ऑफिस कब तक होल्ड करता है, कैग के अंदर जो भी ऑडिटर्स होते हैं वो 6 साल के लिए ये ऑफिस होल्ड करते हैं, ठीक है। प्लस अगर उनमें से किसी ऑडिटर का 65 एज हो जाता है, 6 ईयर और 6 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर तक ही ये क्या करते हैं, वो ऑफिस होल्ड करते हैं। ही कैन रिज़ाइन एट एनी टाइम, वो किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं, रिज़ाइन कर सकते हैं एट एनी टाइम थ्रू अ रिज़ाइनेशन लेटर एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट। ही कैन रिज़ाइन एट एनी टाइम थ्रू द रिज़ाइनेशन लेटर एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को जो रिज़ाइनेशन लेटर दिया जाता है उसके थ्रू वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो जाहिर सी बात है रिमूवल के टाइम, वो रिज़ाइनेशन के टाइम वो अपना रिज़ाइनेशन लेटर किसको देंगे, प्रेसिडेंट को ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 148 से लेकर 151 तक कवर कर लिया है। हम एक शॉर्ट में बता रहे हैं आपको कि 148 में अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू, सैलरी पार्लियामेंट के थ्रू और रिमूवल इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर के केस में ही हो सकता है। 148 हो गया। 149 में हम ड्यूटीज़ ऑफ द कैग बताएंगे। ये किसके होगा, कैग एक्ट 1971 के हिसाब से ड्यूटीज़ परफॉर्म की जाती है, ठीक है। फिर 149 हो गया। 150 में आएंगे और 151 में आएंगे। 151 जो है वो ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात करेगा। ऑडिट रिपोर्ट कैग के पास जो भी आता है वो प्रेसिडेंट को देता है या गवर्नर ऑफ द स्टेट को देता है। इसके बाद हमको नेक्स्ट में क्या बताना है कि ये एक तो इन दोनों को देगा और ये जो था अपना कैग रिपोर्ट, ये ऑडिट रिपोर्ट जो है वो कैग जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी प्रेजेंट करता है। इसके बाद कैग का एक्सरसाइज पीरियड कितना होता है, कैग जो है वो 6 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद 6 ईयर और 65 ईयर एज विच एवर इज अर्लियर, इसमें जो भी पहला होगा उसमें हम उसको अपॉइंट कर, उसका रिमूवल हो जाएगा। कैग अगर रिज़ाइन करना चाहते हैं तो रिज़ाइनेशन लेटर वो किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। इतनी चीज़ें याद हो गई 148 से लेकर 151 तक। 150 में क्या था, कैग के एडवाइस पे हमें देखो 150 में यही बताना है कि जो अकाउंट मेंटेन करने के लिए फॉर्म इशू होता है वो कैग के एडवाइस से प्रेसिडेंट इशू करता है। ये 150 में कवर है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं। हमने बेसिक्स पढ़ लिया, कैग का स्टेटस पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कमिटी के बारे में, ठीक है। कमिटी में हमें क्या क्या बताना है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट है वो एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव कॉन्स्टिट्यूटेड स्पेशलाइज्ड कमिटी, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, याद रखना है इस कमिटी में कौन कौन मिला है, पार्लियामेंट मिला है, स्टेट लेजिस्लेचर मिले हैं, ठीक है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव कॉन्स्टिट्यूटेड स्पेशलाइज्ड कमिटी, वो स्पेशलाइज्ड कमिटी को क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, स्पेशलाइज्ड कमिटीज़, टू विच these audit report and annual account automatically stand referred। पब्लिक अकाउंट कमिटी, पार्लियामेंट एंड कमिटी में क्या रहना है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव कॉन्स्टिट्यूटेड, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मिलकर क्या बनाते हैं, कमिटी बनाते हैं, ठीक है। हैव कॉन्स्टिट्यूटेड स्पेशलाइज्ड कमिटी, वो स्पेशलाइज्ड कमिटी बनाते हैं, ठीक है, कमिटी टू विच दीज ऑडिट रिपोर्ट, जिसके लिए क्या कहते हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट जो होता है वो एंड एनुअल अकाउंट ऑटोमेटिकली स्टैंड रेफर्ड। दीज ऑडिट रिपोर्ट्स एंड एनुअल, ये जो ऑडिट रिपोर्ट है वो और जो एनुअल अकाउंट है वो, दीज ऑडिट रिपोर्ट एंड एनुअल अकाउंट्स ऑटोमेटिकली स्टैंड रेफर्ड, वो क्या कहते हैं, ऑटोमेटिकली रेफर हो जाती हैं। तो इसके बाद में देखना है पब्लिक अकाउंट कमिटी and state legislature have constituted specialized committee to which these audit report and annual account automatically stand referred। तो ये रहता है कि कमिटी कौन बनाता है, कमिटी जो है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली मिलकर, स्टेट लेजिस्लेचर मिल करके बनाते हैं, ठीक है, कमिटी बनाते हैं। तो जिसके लिए क्या होता है, दिस ऑडिट रिपोर्ट, ये ऑडिट रिपोर्ट जो होता है वो एंड एनुअल अकाउंट ऑटोमेटिकली स्टैंड रेफर्ड हो जाएगा, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमिटी क्या होता है, पब्लिक अकाउंट कमिटी
अकाउंट्स कमेटी का इट इज़ द ड्यूटी ऑफ PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखो कमेटी क्या क्या, कमेटी में जो है स्टेट लेजिस्लेचर्स आते हैं और पार्लियामेंट आता है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी की क्या है, ये ड्यूटी है, ठीक है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट, वो क्या, पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करेगी, अपने आप को सेटिस्फाइड करेगी कि मनी इज़ वर्ड। देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, अकाउंट में किसके बाद, देखो कमिटीज़ कौन कौन सी है, एक तो पब्लिक की अकाउंट कमेटी हो जाएगी, इसके बाद एस्टिमेट कमेटी हो जाएगी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हो जाएगी। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग पे भी कमेटी हमारे पास आएगी, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, अकाउंट कमेटी हो जाएगी, एस्टिमेट कमेटी हो जाएगी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे भी कमेटी बनेगी। एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट मनी इज वर्ड disbursed legally on purpose to which they were applied। monies were disbursed legally। सबसे पहले हम पब्लिक अकाउंट कमेटी किस किस बातों पर फोकस करेगी। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है तो सबसे पहले देखेंगे कि जो मनी डिसबर्स किया जा रहा है, जो भी पैसा इशू किया जा रहा है वो क्या होता है, वो उसी पैसे मतलब जो भी मनी डिसबर्स किया जा रहा है वो उस पर्पस के लिए यूज़ किया जाए जिस पर्पस के लिए उसे लगाया गया है, मतलब इनिशिएट डिसबर्स किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले पैसा जो भी फंड है हमारे पास वो उसी पर्पस में यूटिलाइज हो जिस पर्पस के लिए वो रेज किया गया है। दूसरी बात, एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड वाज ऑथोराइज, जो भी खर्चे हो रहे हैं वो ऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर्स होने चाहिए। फिर री एप्रोप्रिएशन हैज़ बीन मेड एज पर प्रीवियस मेड, री एप्रोप्रिएशन जो है वो बनाना चाहिए एज पर मेड, जिस तरीके से आप प्रोविज़न बना रहे हो उसी प्रोविज़न के हिसाब से आपका री एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। फिर एग्जामिन करो कैग रिपोर्ट, कैग रिपोर्ट को एग्जामिन करना है आपको ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़। जो ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़ के अकाउंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, हम एग्जामिन कर सकते हैं, कैग रिपोर्ट के थ्रू एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। ये बताओ कि हमारे ये पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में हम क्या क्या करेंगे, पब्लिक अकाउंट कमेटी में हमको सबसे पहले देना है कि जो भी एक्सपेंडिचर्स किए जा रहे हैं वो मतलब जो भी फंड रेज किया गया है वो उसी पर्पस के लिए यूज़ हो जिस पर्पस के लिए उसको रेज किया गया है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर्स का काम हो जाएगा, ठीक है, उसी पर्पस के लिए यूज़ हो जिस पर्पस के लिए इसको रेज किया गया है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में हम क्या देखेंगे, सेकंड में हमको ये देखना है कि एक्सपेंडिचर जो भी इनकर्ड हो रहा है वो ऑथोराइज्ड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमको नेक्स्ट में क्या देखना है, एक्सपेंडिचर जो भी इनकर्ड हो रहे हैं वो ऑथोराइज्ड होने चाहिए। फिर हम देखेंगे कि जो रीएप्रोप्रिएशन हो रहा है वो प्रोविज़न के हिसाब से होना चाहिए। रीएप्रोप्रिएशन मतलब हमने जो भी प्रोविज़न बनाया है उस प्रोविज़न के हिसाब से रीएप्रोप्रिएशन हम करेंगे। इसके बाद हम करेंगे एग्जामिन करेंगे ऑडिट और क्या की रिपोर्ट को और अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़, ठीक है। ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़ के ऊपर कैग ने जो भी रिपोर्ट दिया है उसका एग्जामिन करेंगे। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में आप अकाउंट से रिलेटेड चीज़ देखोगे। सबसे पहले फ़ंड देखोगे, उसके बाद आप एक्सपेंडिचर्स देखोगे, फिर कैग का रिपोर्ट देखोगे। रिपोर्ट किस पे आपको देखना है, ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़ पे। आपको रिपोर्ट किस पे देखना है, ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़ पे रिपोर्ट देखना है। फिर हमें देखना है रीएप्रोप्रिएशन, ठीक है। रीएप्रोप्रिएशन प्रोविज़न के हिसाब से होना चाहिए। तो हम 4 चीज़ में क्या क्या चीज़ें देखेंगे, ठीक है। हम 4 चीज़ में क्या क्या चीज़ें देखेंगे, तो 4 चीज़ में सबसे पहले देखेंगे फ़ंड, फिर हम देखेंगे एक्सपेंडिचर्स, फ़ंड भी देखेंगे, एक्सपेंडिचर्स भी देखेंगे, ठीक है। फ़ंड देखेंगे, एक्सपेंडिचर्स देखेंगे, रीएप्रोप्रिएशन देखेंगे, फ़ंड देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, रीएप्रोप्रिएशन देखेंगे और कैग का रिपोर्ट देखेंगे। फंड एक्सपेंडिचर कैग का रिपोर्ट और रीएप्रोप्रिएशन, ठीक है। फिर एस्टिमेट कमेटी में हमको क्या क्या देखना है, दिस कमिटी एग्जामिन दी एस्टिमेट विथ अ व्यू टू, ये कमेटी क्या करेगी, एस्टिमेट को एग्जामिन करेगी, ठीक है, विथ अ व्यू टू रिपोर्ट व्हाट इकोनोमाइज। एस्टिमेट कमेटी एस्टिमेट, तो अकाउंट में हमें क्या क्या देखना है, फंड देखना है, एक्सपेंडिचर देखना है, रीएप्रोप्रिएशन देना है, कैग रिपोर्ट देना है। फंड
एक्सपेंडिचर, रीअप्रोप्रिएशन और कैग रिपोर्ट। अब हम आएंगे एस्टीमेट कमेटी पे। एस्टीमेट कमेटी क्या क्या चीज़ें देखेगी? एस्टीमेट कमेटी में हमको देखना है दिस कमेटी एग्जामिन दी एस्टीमेट विथ अ व्यू टू। ये कमेटी क्या करती है? एस्टीमेट देखती है विथ अ व्यू टू रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमाइज इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। दिस कमिटी एग्जामिन, एस्टीमेट कमेटी क्या करती है? वो एग्जामिन करेगी द एस्टीमेट विद अ व्यू टू, वो एक एस्टीमेट एग्जामिन करेगी विद अ व्यू टू रिपोर्ट। सॉरी गाइस, रात के 2 बजे और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ी सी नींद आ रही है, प्लीज़ मैनेज कर लेना, ठीक है। तो हमें सबसे पहले अब हमें देखना है एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, ठीक है। दिस कमेटी एग्जामिन द एस्टीमेट, ये एस्टीमेट कमेटी, अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी अकाउंट से रिलेटेड चीज़ देखेगी। एस्टीमेट कमेटी एस्टीमेट को एग्जामिन करेगी, ठीक है, एस्टीमेट को एग्जामिन करेगी। रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमाइज इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इकोनॉमाइज इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कंसिस्टेंट विथ पॉलिसी में बी अफेक्टेड, ठीक है। रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमाइज इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, हमें रिपोर्ट करना है कि क्या इकोनॉमाइज है ऑर्गेनाइजेशन में, इम्प्रूवमेंट कैसे होने चाहिए और एफिशिएंसी और एडवर्टीजमेंट रिफॉर्म क्या होना चाहिए कंसिस्टेंट विथ पॉलिसी में भी अफेक्टेड। फिर सजेस्ट करेंगे अल्टरनेटिव पॉलिसीज़। उसके बाद एग्जामिन करेंगे वेदर मनी इज़ वेल लेड आउट विद इन लिमिट, क्या जो भी पैसे हैं वो विद इन द लिमिट ही खर्च किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। एग्जामिन करेंगे वेदर मनी इज़ लेड आउट विद इन द लिमिट होगा। फिर सजेस्ट करेंगे फॉर्म इन विच एस्टीमेट शैल बी प्रेजेंटेड टू दी पार्लियामेंट, फिर हमें वो फॉर्म के बारे में बताना है जिस फॉर्म के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर सकते हैं, एस्टीमेट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एस्टीमेट में आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ देखने हैं, फिर सजेस्ट फॉर्म। तो हम एस्टीमेट में क्या देखेंगे? एस्टीमेट में हमको सबसे पहले ये बताना है कि हमें वो फॉर्म इशू करना है जिस फॉर्म में हम क्या कर सकें, हम अपने एस्टीमेट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर सके, उसको सजेस्ट करना है। फिर हमको देखना है वो कि क्या इकोनॉमाइज है इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कंसिस्टेंट विथ पॉलिसी में बी अफेक्टेड। सजेस्ट करना है अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ को हम सजेस्ट करेंगे। इसके बाद एग्जामिन वेदर मनी इज़ वेल लेड आउट विद इन द लिमिट, हमें एग्जामिन करना है कि क्या पैसा जो है वो वेल लेड आउट विद इन द लिमिट हो सकता है। इसके बाद कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे क्या कमिटी होगी वो हमें देखना है। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे क्या कमिटी होगी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। फिर COPU कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एक्सरसाइज, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एक्सरसाइजेज सेम फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन PSUs एज PAC एक्सरसाइज। देखो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग वो सेम फाइनेंशियल कंट्रोल एक्सरसाइज करेगी PSUs के ऊपर जो PAC पब्लिक अकाउंट कमिटी जो है वो करती है एक्सरसाइज ओवर फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। फंक्शन ऑफ कमिटी आर एग्जामिन रिपोर्ट एंड अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इसके बाद एग्जामिन, देखो पब्लिक अंडरटेकिंग की कमेटी क्या करेगी, वो पब्लिक अंडरटेकिंग की जो कमेटी होगी वो सबसे पहले क्या करेगी, अकाउंट और एग्जामिन करेगी रिपोर्ट को और अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स की जो भी रिपोर्ट होंगे, जो भी अकाउंट होंगे उसको एग्जामिन करेगी रिपोर्ट एंड अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। फिर एग्जामिन करेगी रिपोर्ट ऑफ कैग ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, मतलब कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो है वो पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड सारे काम करेगी, से रिलेटेड जो भी अकाउंट होंगे, जो भी रिपोर्ट होंगे उनको एग्जामिन करेगी, ठीक है। कैग ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, वो पब्लिक अंडरटेकिंग पे कैग को रिपोर्ट एग्जामिन करेगी, कैग का जो भी रिपोर्ट होगा पब्लिक अंडरटेकिंग को उसको एग्जामिन करेगी, ठीक है, एग्जामिन करेगी रिपोर्ट ऑफ कैग ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसके हमें देखना है, एग्जामिन करेंगे ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, ऑटोनॉमी एंड
एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग को हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। हमें देखना है कि पब्लिक अंडरटेकिंग जो कितने एफिशिएंटली काम कर रही है। रिपोर्ट कौन कौन सा एग्जामिन करना है, रिपोर्ट और अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग और कैग का जो रिपोर्ट होगा उसको एग्जामिन करना है, फिर उसकी एफिशिएंसी और ऑटोनॉमी देखनी है हमको, ठीक है। फिर हम एक्सरसाइज करेंगे सच अदर फंक्शंस, ठीक है। हम ऐसे दूसरे फंक्शंस एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज सच अदर फंक्शन vested in PAC functions vested in PAC and estimate committee as not covered above and allocated by स्पीकर फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो हमारी कमिटीज़ कौन कौन सी हो सकती है, हमारे पास कमिटी जो है वो 4 तरीके की हो जाएंगी, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमिटी हो सकती है जो अकाउंट से चीज़ देखेगी कि फंड कितना रेस किया गया है और एक्सपेंडिचर्स ऑथोराइज्ड है कि नहीं है, ठीक है। रीअप्रोप्रिएशन किस तरीके से किया गया है, ठीक है। रीअप्रोप्रिएशन प्रोविज़न के हिसाब से है कि नहीं है। फिर हमें देखना पड़ेगा कि कैग जो होता है वो रिपोर्ट करेगी ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़ के ऊपर। फिर ये हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया। फिर रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को हमें क्या करना है, रिपोर्ट देना है, ठीक है। पब्लिक अंडरटेकिंग को हमको रिपोर्ट देना है। पब्लिक अंडरटेकिंग में हमें क्या कर सबसे पहले हम कौन से रिपोर्ट को एग्जामिन करेंगे, जो कमेटी है पब्लिक अंडरटेकिंग की वो कौन से रिपोर्ट को एग्जामिन करेगी। तो सबसे पहले उसका रिपोर्ट और अकाउंट हो जाएगा, उसका कैग का रिपोर्ट हो जाएगा। फिर वो देखेगी कि उसकी एफिशिएंसी में कमेटी देखती है कि पब्लिक अंडरटेकिंग की एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। फिर वो देखेगी ठीक है, 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। एस्टिमेट कमेटी में हमको क्या देखना है, एस्टिमेट कमेटी क्या करेगी, एस्टिमेट कमेटी सबसे पहले वो एस्टिमेट का फॉर्म सजेस्ट करेगी जिसमें क्या करेंगे, जिसमें हम एस्टिमेट को पार्लियामेंट को प्रेजेंट कर सकें। फिर हम देखेंगे वेदर मनी इज़ वेल लेड आउट, क्या पैसा जो है वो सही तरीके से लेड आउट किया गया है, ठीक है। आउट विद इन द लिमिट, ठीक है। अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ भी ये लोग बनाते हैं, ठीक है। तो 4 तरह की कमिटी होगी। पब्लिक अकाउंट कमेटी हो जाएगी, एस्टिमेट कमेटी हो जाएगी और एस्टिमेट कमेटी क्या हमें देना है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये 3 तरीके की कमेटी हमारी है, ठीक है। कैग रोल एज फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड ऑफ कमिटी, ठीक है। तो यहाँ बोला है इनकी जो भी कमिटी है उनको गाइड वगैरह प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। तो कैग का होता है, ठीक है। कैग प्ले अ की रोल इन फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटी, ठीक है। फाइनेंशियल कमिटी के फंक्शन में कैग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ही हैज़ रिकॉग्नाइज्ड एज फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड ऑफ कमिटी। इट इज़ इंश्योर्ड एज फॉलोज, ठीक है। हिज रिपोर्ट जनरली फॉर्म बेसिस ऑफ कमिटी वर्किंग। उसकी रिपोर्ट क्या करती है, जो कमिटी के फंक्शंस होते हैं, कमिटीज़ क्या फाइनेंशियल कमिटीज़ जो भी हैं वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करेंगी उसके वो डिसाइड होता है कैग के द्वारा, ठीक है। हिज रिपोर्ट्स, ठीक है, उसके कैग के जो रिपोर्ट होते हैं वो क्या करते हैं जनरली फॉर्म बेसिस ऑफ कमिटीज़ वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। ही स्क्रूटनाइजेज नोट्स सबमिटेड, वो स्क्रूटनाइज करेगा जो भी नोट सबमिट किया जाए वो। ही स्क्रूटनाइजेज नोट्स सबमिटेड बाई मिनिस्ट्रीज टू कमिटीज़ टू चेक करेक्शन ऑफ सबमिशन हो जाएगा, ठीक है। ही स्क्रूटनाइज नोट सबमिटेड बाय मिनिस्ट्री टू कमिटी टू चेक करेक्शन ऑफ सबमिशन होगा। फॉर दोज ऑडिट रिपोर्ट विच कुड नॉट बी डिस्कस्ड इन डिटेल बाय कमिटी, वो ऑडिट रिपोर्ट जो कमिटी बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर पा रही है, ठीक है। यहाँ रिटन आंसर आर ऑब्टेन फ्रॉम डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री कंसर्न। तो इसका काम क्या होगा, सबसे पहले उनके फंक्शन के लिए वो क्या करेगी, जनरली फॉर्म करेगा, बेसिस तैयार करेगी, स्क्रूटनाइज करेगी नोट्स सबमिटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कमिटी टू चेक द करेक्शन ऑफ सबमिशन। स्क्रूटनाइज कर मिनिस्ट्री ऑफ कमिटीज़ जो भी नोट सबमिट करते हैं उसको स्क्रूटनाइज करेगी और ऐसे ऑडिट रिपोर्ट जो कि इन डिटेल डिस्कस नहीं किए गए हैं, ठीक है। रिटन आंसर आर टू बी ऑब्टेन फ्रॉम डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री कंसर्न, उसको भी ये डिस्कस करती है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक कमिटी कवर कर ली है। अब आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। बाय।